मैं आपको शक्ति संतुलन के बारे में बताता जा रहा हूँ। और आज हमारे साथ जो नया टॉपिक होगा वो होगा शक्ति संतुलन के प्रकार। शक्ति संतुलन के दो प्रकार हैं, एक तो है साधारण संतुलन और दूसरा है बहुल अथवा जटिल संतुलन। साधारण जो संतुलन है उसका सीधे सीधे आप एक को लगा सकते हैं। उसमें विश्व जो है दो ध्रुवीय होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व की स्थितियां रही हैं वो दो गुटों में बटी हुई थी। एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका करता था और एक का करता था सोवियत रूस। तो सीधे स्पष्ट था कि उसमें दो गुट थे और दो गुट मतलब साधारण गुट थे, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। सीधे सीधे स्पष्ट तौर से दो गुट थे और वो दोनों गुट अपने अपने गुटों का नेतृत्व करते थे। लेकिन दूसरा जो गुट है वो है बहुल अथवा जटिल संतुलन। बहुल अथवा जटिल संतुलन का मतलब है कि बहुत ही उलझा हुआ और बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में। तो इसका मतलब है कि बहुत राष्ट्रों के आपस में बहुत ध्रुवीय होना और बहुत ध्रुवीय होने के अंतर्गत उसके अंदर भी अनेक ध्रुव होना। यानी जैसा कि वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि विश्व क्या है, एक ध्रुवीय है या बहुत ध्रुवीय। भले बोलने को ये बोला जाता है कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, यानी सबका नेतृत्व क्या अमेरिका कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। चाइना अपने आप में ध्रुव बना रहा है, भारत का अपना है, इधर रूस अपना चल रहा है, यानी सारे राष्ट्र यूरोपीय कंट्री अलग से चल रहे हैं। तो ये जटिल बना है और उसके बीच में भी अनेक ऐसे जटिल संतुलन आ रहे हैं जिनको हम बहुल अथवा जटिल संतुलन कहते हैं। अब आते हैं शक्ति संतुलन के पक्ष में तर्क। जो लोग शक्ति संतुलन को अच्छा मानते हैं, शक्ति संतुलन होना जरूरी मानते हैं, विश्व के लिए या विश्व राजनीति के लिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन को आवश्यक रूप से महत्व देते हैं, उनका क्या कहना है? नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता पैदा करना। यानी शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है, शक्ति संतुलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता पैदा करती है, यानी स्थायित्व करती है, यानी स्थिर रखती है। उनमें किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति पैदा नहीं होने देती है, ऐसा इनका कहना है। कि वो यानी शक्ति संतुलन का माना उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आवश्यक माना है, जो कि क्या है, विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों को बनाते हुए उस शक्ति के बल पे स्थिरता पैदा करते, स्थिर रखते, किसी प्रकार का तनाव या युद्ध की स्थिति नहीं आने देते। परिवर्तनशील स्वरूप के अनुकूल नहीं है, यानी जो आज स्थितियां हैं उसके अनुकूल होना चाहिए इसको। इसलिए जो जटिलता आती है जिसमें विभिन्न राष्ट्र वो हो रहे हैं उनके अनुकूल, यानी जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुकूल नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन में इनके हिसाब से चलना चाहिए, ऐसी इनका कहना है। राज्यों की बहुत संख्या निश्चित रहती, यानी जो बहुत राष्ट्र होते हैं, जो अनगिनत राष्ट्र होते हैं वो होने चाहिए और उससे क्या होती है, शक्ति संतुलन के माध्यम से वो बहुसंख्यक जो राज्य हैं वो निश्चिंत रहते हैं और प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के प्रति भी निश्चिंत रहे। यानी शक्ति संतुलन एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण विभिन्न राष्ट्र अपने को क्या है, एक तो सुरक्षित महसूस करते हैं और एक शक्ति संतुलन के कारण उनको ये लगता है कि इससे युद्ध की संभावना नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा, जिससे हमारा अस्तित्व और हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। अगला है युद्ध को निरुत्साहित करना। यानी जब युद्ध की कंडीशन आती है, युद्ध की स्थितियां आती हैं, तो इनका ये मानना है ये क्या है, शक्ति संतुलन बल उसको निरुत्साहित करता है, यानी हतोत्साहित करता है, जिससे कि युद्ध न हो। इसका मतलब क्या है कि शक्ति संतुलन के माध्यम से अगर किसी राष्ट्र पर आक्रमण होने की संभावना होती है तो जो गुटिया विश्व है उसमें उस गुट क्या है उसका समर्थन करेगा, जिससे दूसरा क्या है, ये संभावनाएं हो सकती हैं कि इससे युद्ध से बड़ी खतरे हो सकते हैं, इसलिए युद्ध न किया जाए, आपस में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, जिसके लिए वो युद्ध करने के लिए राजी नहीं होती, ये युद्ध नहीं हो सकते, उससे वो निरुत्साहित होते रहते हैं। अगला है शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखता है। इससे बोला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, युद्धों की बजाय
तनाव के बजाय क्या है, शांति व्यवस्था कायम रहती है, ऐसा इनका मानना है, जो कि क्या है, शक्ति संतुलन के पक्ष में तर्क देते हैं। अब क्या है, शक्ति संतुलन के विपक्ष में तर्क। अब ऐसे भी लोग हैं जो शक्ति संतुलन को उचित नहीं मानते, उसके बीच विरोध में तर्क देते हैं। शक्ति संतुलन का विचार यांत्रिकी यानी यंत्र की तरह उसका उपयोग किया जा रहा है, और शक्ति संतुलन के माध्यम से जो है हम ये बोलते हैं, जो सर्वदुर्प्रिय है वो क्या है, युद्धों के लिए तैयार रहता है, उस यांत्रिक विचार की तरह से वो कार्य करते हैं। इसलिए इसमें क्या है, ये नहीं कहा सकता कि इसमें शांति बनी रहेगी। दूसरा है युद्ध की संभावना में, जब शक्तियां अर्जित करते रहते हैं विभिन्न राष्ट्र, तो वो क्या करते हैं, उस शक्ति का भी तो कहीं प्रयोग करना चाहते हैं, उन हथियारों का भी कहीं प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को दिखाना भी चाहते हैं, और इसके कारण क्या है, युद्ध की संभावनाओं में वृद्धि होती है। यानी युद्ध कम नहीं होते हैं, बल्कि युद्ध में अधिकता होती है। कोई भी राष्ट्र किसी के साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता है या युद्ध कर सकता है, ऐसी संभावनाएं इसमें बनी रहती है। परंपरागत पद्धति का अंत, यानी जो परंपरागत तरीके से थे उसका अंत हो रहा है। जो सैनिकी हथियारों के आधार पर हम लड़ाई लड़ते थे वो ही नहीं रह गई। अब क्या है, हर देश अपने को क्या है, आंतरिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और अन्य तरीके से भी मजबूत कर रहा है। इसलिए परंपरागत पद्धति क्या है, अब वो रही नहीं गई। हम ये सोचें कि हथियारों के बल पे युद्ध लड़ा जाए, वो नहीं रह गई है। गुटबंदी की स्वतंत्रता, जो गुटबंदी की स्वतंत्रता कहा जाता है, वो भी नहीं रही है। यानी गुटबंदी की स्वतंत्रता की जो जिस गुटबंदी की स्वतंत्रता का मतलब था कि ये कोई भी राज्य क्या है, किसी भी गुट में जा सकता था। जब उसको जरूरत पड़ी वो इस गुट में चला जाए, जब जरूरत पड़ी उस गुट में चला जाए, उसको स्वतंत्रता थी। पर ऐसा कहना भी गलत है। बल्कि वर्तमान समय में क्या है, इन गुटबाजी भी अस्थायी हो चुके हैं। जिनके संबंध जिन राष्ट्रों के साथ है वो अस्थायी, जैसा भारत का रूस के साथ है, तो रूस के साथ भारत की स्वतंत्रता से लेकर आज तक एक समान संबंध है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि संतुलन, गुटबाजी में क्या है, ये बिगड़ते और बनते एक दूसरे के साथ चल जाते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, वो गुटों में बना हुआ अपने हितों के कारण, अपने संबंधों के कारण उसमें बना। युद्धों को प्रोत्साहन, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि युद्ध को निरुत्साहित किया जाता है, वो नहीं है। बल्कि इनका कहना है, जो उसके विरोध में तर्क देते हैं, कि शक्ति संतुलन क्या करता है, शक्ति संतुलन हमेशा युद्ध को प्रोत्साहन देता है। यानी युद्ध उससे प्रोत्साहित होती है, और जो राष्ट्र हैं वो युद्ध के लिए बाध्य या युद्ध के लिए उत्साहित होते हैं कि हम युद्ध करके दूसरे राष्ट्र को पराजित करें। भले वो उसके अनुमान के हिसाब से सही हो या गलत हो, अलग चीज है, लेकिन युद्धों को प्रोत्साहन देते हैं। अगला है राष्ट्र हितों में अभिवृद्धि की होड़, यानी शक्ति संतुलन के माध्यम से जो राष्ट्र हित हैं उनको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न राष्ट्र क्या करते हैं, शक्ति को बनाने की होड़ में लग जाते हैं। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका ने किया कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या है, वो जहां विभिन्न राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ रहे थे, वहां हथियारों का क्या कर रहे थे, हथियार बना रहे थे, हथियार का उत्पादन कर रहे थे, और अधिक से अधिक हथियारों का उत्पादन करके वो क्या है, एक किस्म से बारूद के ढेर पर खड़े होने की बात हो रही थी। तो राष्ट्रीय हितों का बहाना लेकर वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब है अगला, वो शक्ति संतुलन के आवश्यक तत्व। तो शक्ति संतुलन के आवश्यक तत्वों में है, नंबर 1 है, शक्ति केंद्रीकृत न होकर विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। यानी जो शक्ति है वो किसी राष्ट्र विशेष में नहीं होनी चाहिए, बल्कि विभिन्न राष्ट्रों में बटी होनी चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों में बटने होने के कारण क्या है, जो शक्ति का संतुलन है वो बना रहेगा। एक में रहेगा तो ताकतवर हो जाएगा और दूसरों को डराता रहेगा। दूसरा है कुशल लोग नीति निर्माता होने चाहिए। कुशल राष्ट्र निर्देशक होने चाहिए। ऐसे राष्ट्र जो कि बहुत सुलझे हुए हों, कुशल हों और इन खेलों के खिलाड़ी हों, वो ही क्या है, इसके नियंत्रक होने चाहिए। यानी वो गुटबाजी में भी न हो, वो न किसी गुट के सदस्य हो, न किसी गुट से उनका ज्यादा संबंध हो, बल्कि दोनों गुटों को तटस्थता से क्या है, एक नियंत्रण करने की स्थिति में हो। ऐसे राज्य भी उसमें होने चाहिए। ये उसके आवश्यक तत्व है। तीसरा है शक्ति के तत्व सीधे वो अस्थायी होने चाहिए। यानी शक्ति का तत्व है वो सीधे और अस्थायी होने का मतलब है जिससे कि पूर्वानुमान भी लगाया जा सके कि आगे क्या होने वाला है, उसका मापन की स्थिति भी पता चलती रहे। अगला है युद्ध पर अधिक व्यय होना चाहिए, पर बहुत अधिक भी नहीं।
यानी जो युद्ध के कार्य हैं, जो युद्ध हो उसमें इतना ज्यादा अधिक हो कि हर राष्ट्र ये न सोचे कि मैं युद्ध करूं, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि धमकी को केवल मजाक में लिया जाए और युद्ध की स्थितियां ना आए। इसलिए कोई भी राष्ट्र अगर धमकी देता हो किसी पर राष्ट्र को जो गलत कार्य कर रहा है, वो सुधरे न, पर वो ये सोचे कि इसमें बहुत ज्यादा व्यय है, ये युद्ध कर ही नहीं सकता। इसलिए युद्ध पर अधिक व्यय तो होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक व्यय भी नहीं हो कि हर बात को मजाक में लिया जाए, युद्ध की धमकियों को मजाक में लिया जाए और उसकी कोई प्रभाव न किया जाए। अगला है, ऐसा राज्य होना चाहिए जो संतुलन का कार्य करे। एक ऐसा राज्य भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होने चाहिए जो कि संतुलन का कार्य करे। यानी क्या है, जिस तरफ भी तराजू का पलड़ा भारी हो, हल्का हो, उस तरफ अपना वजन डाल के उसको बराबर करने की सोचिए। इसलिए ऐसा राष्ट्र जो कभी इस गुट में और जब जरूरत पड़ी तो दूसरे गुट में भी सम्मिलित होता रहे, जिससे एक संतुलन बना रहे और कोई ऐसी कंडीशन न हो जो राष्ट्रों के बीच क्या है एक वैमनस्य का कार्य कर सके। अब एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वर्तमान समय में शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता। अब प्रासंगिकता क्या है कि जब ऐसा सारा एक ध्रुवीय दो ध्रुवीय विश्व नहीं रह गया, बहुत ध्रुवीय हो गया, तो यद्यपि क्या है वर्तमान समय में शक्ति संतुलन की जो प्रासंगिकता है वो खोती जा रही है, पर इसे नकारा भी नहीं जा सकता। कई ऐसे देश हैं जो भी आज भी शक्ति संतुलन की बात करते हैं और आज भी छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं और उनका संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। इसलिए वर्तमान समय को एक दफे क्या है उसकी प्राचीनता खत्म होती रही है, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता। आज भी उसकी कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो ये क्या थे, शक्ति संतुलन के प्रकार थे, उसके विषय में थे, उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क थे, शक्ति संतुलन के आवश्यक तत्व हैं। और इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूं। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।